नमस्कार। झारखंड के इतिहास में कई विद्रोह हुए हैं, लेकिन एक विद्रोह ऐसा था जो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। ये था इस पूरे इलाके का पहला पूरी तरीके से संगठित स्वतंत्रता संग्राम। हम बात कर रहे हैं कोल विद्रोह की। आज हम इसकी तह तक जाएंगे, समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था और कैसे इस एक विद्रोह ने इस जमीन का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहासकार मेटकाफ ने इसके बारे में लिखा था, ऐसा लगता था कि मानो पूरा छोटा नागपुर ही इस विद्रोह में जल रहा हो। सोचिए जरा, ये एक लाइन ही हमें बताती है कि ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। ये एक ऐसी आग थी जिसने पूरे के पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि विद्रोह की चिंगारी कैसे सुलग रही थी। फिर जानेंगे वो क्या वजह थी जिसने आग लगा दी। बुधु भगत के महाविद्रोह की बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि दमन के बाद कैसे एक नई व्यवस्था बनी और इस विद्रोह ने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी है। देखिए, कोई भी इतनी बड़ी क्रांति ना रातों रात नहीं होती। कोल विद्रोह की आग भी दशकों से धीरे धीरे सुलग रही थी। ये कहानी है जमीन से बेदखली की, संस्कृति पर हमले की और उस गहरे गुस्से की जिसने एक विस्फोटक माहौल तैयार कर दिया था। तो सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि जब हम कोल कहते हैं तो इसका मतलब क्या है। कोल किसी एक जनजाति का नाम नहीं था, बल्कि ये अंग्रेजों का दिया हुआ एक नाम था। ये उन सभी जनजातियों का एक संयुक्त मोर्चा था जो अन्याय के खिलाफ एक साथ खड़ी हुई थी। इनमें मुंडा, उराव, हो, चेरो और खरवार जैसी जनजातियां शामिल थीं। तो शिकायतों का एक पूरा बारूद इकट्ठा हो रहा था, एक के बाद एक चोट की जा रही थी। सबसे पहले उनकी हजारों साल पुरानी मानकी मुंडा व्यवस्था, मतलब उनका जो सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम था, उसे ही खत्म कर दिया। फिर उनकी जमीनें छीनकर बाहरी ठेकेदारों को दे दी गईं। आप सोचिए, एक उदाहरण है सिंदराय मनकी का। सोनपुर में उनके 12 गांव की जागीर थी, छीन ली गई। और तो और उन्हें अपनी ही जमीन पर जबरदस्ती अफीम की खेती करने को कहा गया। हद तो तब हो गई जब उनके पारंपरिक पे हड़िया पर भी पचई नाम का टैक्स लगा दिया। मतलब ये सिर्फ पैसे या जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये तो सीधा सीधा उनकी संस्कृति पर, उनकी पहचान पर हमला था। लेकिन देखिए, बारूद के ढेर में आग लगाने के लिए एक चिंगारी काफी होती है। और ये चिंगारी जमीन या पैसे का कोई विवाद नहीं थी। ये थी सामाजिक सम्मान पर एक बहुत ही गहरी चोट। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस विद्रोह की जो असल चिंगारी थी वो जमीन या पैसे से नहीं भड़की। ये लड़ाई थी स्वाभिमान की। ये तब शुरू हुई जब बाहरी लोगों ने आदिवासी महिलाओं के सम्मान पर हाथ डाला, और ये एक ऐसी सीमा थी जिसे पार करना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। और फिर अपमान की सारी हदें पार कर दी गईं। सिंदराय मानकी, जिनकी जमीन पहले ही छीन चुके थे, उनकी 2 बहनों का अपहरण कर लिया गया। बनगांव के सुरगा मुंडा की पत्नी को अगवा करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और जाफर अली नाम का एक ठेकेदार तो सिस्टमैटिक तरीके से आदिवासी महिलाओं को अपमानित कर रहा था। बस ये वो आखिरी चोट थी जिसके बाद बदला लेने के लिए तीर कमान उठा लिए गए। और जब विद्रोह शुरू हुआ तो ये जंगल की आग की तरह फैल गया, और इस आग का नेतृत्व कर रहे थे एक महान क्रांतिकारी जिनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया, बुधु भगत। विद्रोह की शुरुआत हुई 11 दिसंबर 1831 को, और इनका संगठन देखिए। संदेश फैलाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक का इस्तेमाल किया गया, तीर। एक गांव से दूसरे गांव तीर घुमाया जाता था, जो एकजुट होने और युद्ध का एक साफ साफ आह्वान था। और इस एक प्रतीक ने देखते ही देखते पूरे छोटा नागपुर में विद्रोह की आग फैला दी। इस पूरे महाविद्रोह का जो केंद्र थे, जो सबसे बड़ा चेहरा थे, वो थे बुधु भगत। रांची के चान्हो प्रखंड के सिलागाय गांव के रहने वाले इस वीर ने आंदोलन को एक बहुत ही मजबूत और निडर नेतृत्व दिया। 1000 रुपए। आज सुनने में शायद ये रकम बड़ी ना लगे, लेकिन उस जमाने में 1832 में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। और ये इनाम रखा गया था बुधु भगत के सर पर। और जानते हैं, ये बात उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक खास जगह देती है। वो पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके लिए अंग्रेजों ने ऑफिशियली इनाम की घोषणा की थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुधु भगत ब्रिटिश हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा बन गए थे। लेकिन इस वीरता की कहानी का अंत बहुत दुखद था। 13 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने सिलागाई गांव को चारों तरफ से घेर लिया। बुद्धू भगत के सामने सरेंडर करने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने गुलामी से मौत को बेहतर समझा।
उन्होंने अपने बेटों हलधर और गिरिधर और सैकड़ों साथियों के साथ लड़ते लड़ते शहादत दे दी। विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। सैन्य हार के बावजूद इस विद्रोह ने ब्रिटिश प्रशासन की नींव हिला के रख दी और उन्हें ऐसे बदलाव करने पर मजबूर किया जिनके बहुत दूरगामी परिणाम हुए। इस पूरे दमन में 2 ब्रिटिश अधिकारियों की भूमिका बहुत अहम थी। एक था कैप्टन एम्पे, जो मिलिट्री एक्शन का चेहरा था, जिसने बुधु भगत पर वो घातक हमला किया। लेकिन असली रणनीतिकार था कैप्टन विल्किंसन। उसने न सिर्फ विद्रोह को पूरी तरह कुचला, बल्कि विद्रोह के बाद एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था की नींव भी उसी ने रखी। विद्रोह की आग इतनी तेज थी कि अंग्रेजों को अपनी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था बदलने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने 3 बड़े कदम उठाए। पहला, 1833 में रेगुलेशन 13 के तहत छोटा नागपुर को बंगाल से अलग करके एक नया प्रशासनिक क्षेत्र बनाया। दूसरा, और ये सबसे जरूरी था, 1837 में विल्किंसन रूल लागू किया गया, जिसने विद्रोहियों की मुख्य मांग, उनकी पारंपरिक मुंडा मान की व्यवस्था को कानूनी मान्यता दे दी। और तीसरा, शोषण का एक बड़ा जरिया, जमींदारी पुलिस व्यवस्था, उसे भी खत्म कर दिया गया। तो सवाल यह है कि इस विद्रोह ने पीछे क्या छोड़ा? भले ही एक सैन्य हार थी, लेकिन इसने एक ऐसी विरासत को जन्म दिया जो आज भी झारखंड की पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। देखिए, रेगुलेशन 13 सिर्फ एक कानून नहीं था, ये आज के झारखंड की प्रशासनिक नींव का पहला पत्थर था। इसी कानून ने छोटा नागपुर को एक अलग पहचान दी और इसका मुख्यालय बनाया किशुनपुर को, जिसे आज हम सब झारखंड की राजधानी रांची के नाम से जानते हैं। और विल्किंसन रूल, ये तो विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत थी। इसने आदिवासियों के सदियों पुराने स्वशासन यानी उनकी मुंडा मान की व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बुधु भगत और हजारों विद्रोहियों का बलिदान बेकार नहीं गया। उन्होंने लड़कर अंग्रेजों को अपनी पारंपरिक व्यवस्था का सम्मान करने पर मजबूर कर दिया था। और ये विरासत आज भी जिंदा है। रांची में वीर बुधु भगत का भव्य स्मारक हमें उनकी याद दिलाता है। हर साल 13 फरवरी को उनका शहादत दिवस राजकीय स्तर पर मनाया जाता है और उनके नाम पर वीरता पुरस्कार स्थापित करने की भी बात चलती रहती है। तो हम इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि आखिर कैसे एक सैन्य रूप से असफल विद्रोह अपने ही दमन करने वालों को शासन की पूरी व्यवस्था बदलने पर मजबूर कर सकता है। कोल विद्रोह इसका सबसे बड़ा जवाब है। हारने के बावजूद इसने ब्रिटिश शासन को यह दिखा दिया कि इस जमीन की आत्मा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और यह हमें सिखाता है कि प्रतिरोध की आवाज, चाहे उसे कितना भी दबा दिया जाए, इतिहास में अपनी गूंज हमेशा छोड़ जाती है।